मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट। देखिए बेटा, हम जब बात करते हैं मेटल्स, किसकी बात करते हैं? मैटर की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, किसकी बेसिस पे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मैटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, गैसियस स्टेट। यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एक मैटर को हम 3 स्टेट्स में मोस्टली हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया? एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो गया, ये भी आप जानते हो। इनके अलावा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, इसके अलावा एक और होता है हमारे पास प्लाज्मा। तो दीज आर द, और जब हम बात करते हैं मेनली जो हम स्टडी करते हुए कितने स्टेट्स हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो इसमें से हम स्टार्ट करने वाले बेटा कौन सी? सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आप गैसियस स्टेट पढ़ के आए हो। इसका कुछ पार्ट आपने 11th में पढ़ा था, अब ये 12th का चैप्टर नंबर 2 है बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। तो किसी भी एक सब्सटेंस को या किसी भी एक मैटर को आप सॉलिड कब कहोगे? उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो क्या कहेंगे? तो हम बात करेंगे बेटा, सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड। कौन सी कैरेक्टराइज्ड होती हैं बेटा इसकी? देयर बाय देयर। इनकी डेंसिटी कैसे होती है? हाई या लो? बिल्कुल सही, इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो बेटा पार्टिकल्स बिल्कुल क्या होंगे? पास पास होंगे। अब जब पार्टिकल्स पास होंगे तो इनका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा, और पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? डेंसिटी हाइयर होगी। और जबकि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? थोड़े दूर दूर होंगे। ये सॉलिड, ये हमारे पास लिक्विड, और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इस टाइप से बहुत दूर दूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड्स की, दैट इज देयर हाई डेंसिटी। कंप्रेसिबिलिटी कैसी होगी? लो कंप्रेसिबिलिटी। कैसी होगी? लो कंप्रेसिबिलिटी। कैसी कंप्रेसिबिलिटी होगी? लो कंप्रेसिबिलिटी। शेप, डेफिनेट शेप एंड रिजिड। कैसे होंगे? रिजिड। और उसको हम क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो यहाँ पे लिखेंगे रिजिडिटी। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्यों आती है? यानी दीज प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द existence of very strong force of interaction between the amongst the molecules, between the molecules, atoms or ions of solid। इसी वजह से बेटा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं बेटा अरेंजमेंट की, अब ये देखिए, जैसे हम बात करते हैं बेटा तो सॉलिड्स की अरेंजमेंट, तो सॉलिड्स आर या कैन बी divided into 2 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 2 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पे बेटा?
ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। रेगुलर, या तो अरेंजमेंट कैसा होगा, रेगुलर होगा, या अरेंजमेंट कैसा होगा, इरेगुलर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, आप देखिए, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में बेटा, तो अरेंजमेंट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट और एक इरेगुलर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन से सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरा आता है बेटा हमारे पास एमोर्फस सॉलिड्स। कौन सा सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स। वैसे में कोई डाउट, एक रेगुलर सॉलिड और एक एमोर्फस सॉलिड्स। चलिए इनके बीच में डिफरेंस लिखते हैं हम। पहला डिफरेंस, अ सॉलिड is said to be crystalline। हम किसी भी एक सॉलिड को क्रिस्टलाइन कब कहेंगे बेटा, जब उसका अरेंजमेंट क्या होगा, रेगुलर होगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले से जब हम बात करते हैं, जब हम पहले कहते हैं बेटा कि इसमें देखिए इस टाइप से अरेंजमेंट एक के द्वारा एक, अगेन इस टाइप से देख रहे हो, एक शेप भी सबकी कैसी है, सेम, और एक के बाद एक लगे हुए हैं। और इस टाइप से जैसे आप किसी भी प्रेयर में जाते हो और एक रेगुलर क्यू बना के चलते हो, तो इस टाइप से इसकी अरेंजमेंट कैसी है, रेगुलर अरेंजमेंट होगी। और जब इरेगुलर होगी, इस टाइप से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक एटम ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे, इस टाइप से, देख रहे हो अरेंजमेंट कैसा है, इरेगुलर। तो जब रेगुलर होता है तो उसे क्रिस्टलाइन कहते हैं, जब इरेगुलर होगा तो एमोर्फस। तो इसी को लिखते हैं, ए सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन इफ various constituent particles like, कौन कौन से constituent particle कौन कौन से हो सकते हैं, एटम, आयंस और molecules are arranged in a definite geometry पैटर्न। यानी उनका पैटर्न कैसा हो, एक डेफिनेट पैटर्न होगा, तब बेटा वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलाइन, या विद इन द सॉलिड, तब उसे क्या कहते हैं बेटा हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब हम एमोर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे, यहाँ से क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट कैसा होगा, नॉट, आर नॉट। तो ये यहाँ से लेके पूरी की पूरी जब हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, अ क्रिस्टल, ए सॉलिड इज सेड टू बी एमोर्फस। तो ये लिखने का टाइम हम वेस्ट हो जाएगा बेटा, देखो शॉर्ट में लिखते हैं, ए सॉलिड इज सेड टू बी amorphous if, तो यहां से लेके if the constituent particles like atom molecules are, यहां से यहां तक, are not arranged in any regular geometrical pattern within the solid। तो रेगुलर पैटर्न नहीं होता तो amorphous, और रेगुलर होता है तो क्रिस्टलाइन। पहला पॉइंट समझ में आया बेटा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें कैसा है, सिमेट्रिकल है, और सिमेट्री क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी। तो इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ओवरऑल एंटायर है वो क्या रहेगी, सेम, ड्यू टू द हाई सिमेट्रिकल या सिमेट्री। इसी वजह से बेटा इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, यानी कहने का मतलब है यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम मेल्ट करते तो सारे का सारा पूरा क्रिस्टल एट ए टाइम
क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होगा बेटा, शार्प मेल्टिंग। और जब भी हम इसको कट विद द नाइफ करते हैं, नाइफ से साथ कट करते हैं, तो एक शार्प एज अगेन क्या हो जाएगी हमें, ऑब्टेन व्हेन कट विद शार्प टूल। क्योंकि सिमेट्री क्या है, हाईली सिमेट्रिकल है। अगेन जब हम बात करते हैं शार्प एजेस ऑब्टेन होंगे, अगेन वी गॉट अ रेगुलर पैटर्न। तो हमारा क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न हमें क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। रेगुलर पैटर्न क्या होगा, अगेन ऑब्टेन होगा। तो इसमें सिमेट्री होती है बेटा, एमॉर्फस में सिमेट्री तो होती ही नहीं। और जब सिमेट्री नहीं होती तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्रिकल या सिमेट्री, देयर physical and chemical properties, their physical and chemical properties vary from point to point, यानी पॉइंट से, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, शार्प होगा, नहीं, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिग्री ऑफ इंटरनल ऑर्डर ऑफ डिग्री जब हम बात करते हैं, हैविंग हाई डिग्री ऑफ इंटरनल ऑर्डर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाई सिमेट्री है, इसलिए इनके अंदर क्या होगी, हाई डिग्री ऑफ इंटरनल ऑर्डर होगा। इसी वजह से बेटा इनको कहा जाता है कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। ठीक है बेटा, हाई इंटरनल ऑर्डर, हाई डिग्री ऑफ इंटरनल ऑर्डर, इसी वजह से बेटा इनको कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। और सिंपल वर्ड्स में जब हम बात करते हैं कि लॉन्ग रेंज तक इनका जो पैटर्न है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। देख रहे हो, पैटर्न क्या रह रहा है, फिक्स, इसी वजह से इसे कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। और हैविंग हाई डिग्री ऑफ इंटरनल ऑर्डर, इसी वजह से इसे कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। बट इसके अंदर आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता है। इसी वजह से इनके अंदर नॉट हैविंग ए हाई डिग्री ऑफ इंटरनल ऑर्डर, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम दोबारा से। इनके अंदर एग्जाम्पल क्या बात करते हैं, एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जाम्पल हो गया जैसे NaCl, CuSO4, KCl एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर आपके पास हो गए ग्लास, रबर, वुड, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए। इसका नेक्स्ट आता है बेटा, देखिए जब आपको सिंपल सा एक वर्ड में आपको पहले इसकी एक्सप्लेन करते हैं। Amorphous solids are isotropic in nature. Amorphous solids are isotropic in nature. और इसके अंदर हम बात करते हैं बेटा crystalline solids are called anisotropic in nature। तो यहाँ पे आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है बेटा,
देखिए जब हम आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक की बात करते हैं बेटा, तो इसका मतलब होता है एनाइसोट्रोपिक या आइसो। आइसो मतलब क्या हो गया? सेम। और ट्रोपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम कहते हैं इसके अंदर आज बिकॉज, और ये सीबीएसई के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई के। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, व्हाई? बिकॉज देखो मैं इसको वर्ड्स को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर यहां पे लिख देंगे। आइसो मतलब सेम, और ट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टीज। तो हम यहां पे वर्ड कर लेते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, और यहां पे एक वर्ड यूज हो गया, दूसरा क्या है? एन आइसोट्रोपिक। एन मतलब नॉट सेम, एन मतलब नॉट और आइसो मतलब सेम। नॉट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों नहीं होती फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम? बिकॉज द प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, thermal conductivity and refractive index are different when measured along डिफरेंट डायरेक्शन। जब हम इनको डिफरेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ओहो डिफरेंट लिख दिया, डिफरेंट डायरेक्शन, तो हम डिफरेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, तो हर बार क्या आती है? डिफरेंट वैल्यू होती है। क्यों आती है बेटा? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था NaCl, इसी को एक्सप्लेन करते देखिए। NaCl, NaCl, यहाँ पे क्या आएगा? Cl, NaCl, 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 Cl, NaCl और Na। अब देखें जब हम इसको रीड करते यहाँ से, यानी लाइट यहाँ से पास होकर इस साइड से जा रही है, तो पहले कौन सा आएगा? Na आएगा। तो प्रॉपर्टीज़ देखिए यहाँ पे तो क्या आएगी? डिफरेंट। और यहाँ पे देखिए इसके अलोंग स्टडी करें तो सारे क्या Na, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? डिफरेंट। साफ साफ देख रहे हैं। और जब इसी टाइप से बेटा यहाँ से इसके अलोंग स्टडी करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? फिर डिफरेंट हो जाएगी। और फिर दोबारा से देखिए, तो इस टाइप से हर डायरेक्शन पे मेज़र करने पर, यहाँ से देखो, यहाँ से जब मेज़र करें तो पहले कौन आ गया? Cl आ गया, और यहाँ से मेज़र करने पे Na पहले आ गया। इस साइड में सारे Na, इस साइड में सारे Cl है, यहाँ से देखो Cl, NaCl, और यहाँ से क्या आ गया? सोडियम। तो इस टाइप से हर बार डिफरेंट डायरेक्शन पे मेज़र करने पे हर बार क्या देता है? ये डिफरेंट वैल्यूज देता है। दैट्स वाई इट इज़ एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। और जबकि जब ग्लास की बात करते हैं, ग्लास में क्या होता है? सिलिका ऑक्साइड, या हम बात करते हैं रबर, एक ही पार्टिकल्स होते हैं। और जब सारे के सारे पार्टिकल्स सेम होते हैं, सबका साइज सेम है, तो किसी भी एंगल से देख लीजिए उनको, तो वैल्यू क्या देंगे? सेम वैल्यू देंगे हर बार, क्योंकि सारे पार्टिकल सेम है। इसी वजह से बेटा ग्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या आती है? दैट्स वाई दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई का एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये है बेटा, एमोर्फस सॉलिड्स, पहले भी आ रखा पेपर में ये, एमोर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं, या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। वाई? क्वेश्चन है ये, वाई? या फिर सीबीएसई में बेटा 2015 के अंदर, यानी 2015 में एक क्वेश्चन कहा गया था कि जितनी भी ओल्ड ग्लासेस बिल्डिंग हैं, ओल्ड बिल्डिंग ग्लासेस, यानी पुरानी बिल्डिंग के जितने भी ग्लासेस होते हैं,
आर फाउंड टू बी, और क्वेश्चन सेम है, आंसर सबका सेम है, क्वेश्चन अलग अलग हो रहे हैं, आर फाउंड टू बी थिक, थिक मतलब मोटा, फ्रॉम बॉटम एंड थिन फ्रॉम टॉप, या थिन फ्रॉम टॉप एज कंपेयर टू बॉटम। वाई? ये क्वेश्चन है क्योंकि बेटा देखिए जब हम बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड्स की, बिकॉज दीज सॉलिड्स, कौन से एमोर्फस सॉलिड्स, possess some characteristics similar to liquid। कौन सी प्रॉपर्टी? दैट इज कैपेबल टू फ्लो, बट जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? बहुत स्लो होता है, या दो वेरी स्लो, दो लगाते हैं, दो THOUGH, दो वेरी स्लो, बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत कम होता, माइन्यूट, बहुत वेरी वेरी स्लो, बट वो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं बेटा, लिक्विड की तरह बहते हैं। और ग्रेविटी की वजह से कि ग्लास जब हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और नीचे की तरफ क्या करता है? फ्लो करना शुरू करता है। इसीलिए बेटा बॉटम से थिक हो जाते हैं और ऊपर से थिन हो जाते हैं, इसी वजह से, इसी कैरेक्टर्स की वजह से। इसमें कोई डाउट? एक क्वेश्चन और आता है बेटा, देखो जो पुरानी जैसे हम बात करते हैं जो मिट्टी में दबे हुए होते हैं, जो किस ग्लासेस आर फाउंड टू बी मिल्की। जो ग्लासेस होते हैं बेटा ये हमें क्या मिलते हैं? मिल्की मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मिल्की। देखो पुरानी जब हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास पुरानी सभ्यता थी, जैसे मोहनजोदड़ो कहते हैं हम, मोहनजोदड़ो हो गई हमारे पास, मोहनजोदारो हो गई, हड़प्पा संस्कृति होगी, इनमें जितने भी हमें ग्लासेस मिलते हैं, यानी ग्लासेस आर फाउंड टू बी मिल्की। कहाँ से? फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन। वाई? एंशियंट सिविलाइजेशन से जितने भी हमें ग्लासेस मिलते हैं वो मिल्की क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा देखिए ज़मीन के नीचे जब हम बात करते हैं, सारे ज़मीन के नीचे होते हैं, तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका सिंपल सा आंसर लिखेंगे, बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, इसी वजह से। इसमें कोई डाउट? तो CBSE के लिए हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें 3 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, इनके बीच में डिफरेंस, तो इसमें याद आएगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स क्यों कहते हैं इसको। दूसरा आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड टू बी एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, और उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी गैप छोड़ के यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाती है फिर क्लासेस। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसके बेसिस पे बेटा? जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है बेटा, ये फर्दर क्लासीफाई हो जाता है हमारे पास किस किस में? फर्स्ट आयनिक सॉलिड, सेकंड कोवलेंट सॉलिड, थर्ड मोलिकुलर सॉलिड, फोर्थ मेटेलिक सॉलिड्स।
इन 4 टाइप्स में फर्दर क्लासीफाई होता है बेटा। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव